दरिंदगी का पहला पन्ना देश अभी पूरी तरीके से पलट भी नहीं पाया कि हैवानियत की एक और दास्तां इसमें जुड़ गई। कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी कन्नौज, कभी हाथरस, कभी रायपुर और भोपाल, तो कभी बिलासपुर। हर शहर में वासना से भरे भूखे भेड़िए निर्भया जैसी मासूमों के शरीर को न केवल नोचते हैं बल्कि अपनी हवस बुझाने के साथ उनके साथ जैसी दरिंदगी करते हैं, सही मायने में कल्पना से भी परे है। जिस दरिंदगी का शिकार दिल्ली की निर्भया हुई थी, कोलकाता की निर्भया का भी वही हाल इन नर पिशाचों ने किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इंसान के भेष में दरिंदा कैसा होता होगा, इसका जवाब कोलकाता की आरजीकर अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले संजय रॉय को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन देश भर में कितने ऐसे नर पिशाच शिकार की तलाश में ताक बिठाए हुए हैं? कब और किस पर वो झपट्टा मारेंगे, किस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे, उसके शरीर को भूखे भेड़िए कितनी हैवानियत से नोचेंगे और फिर किस तरह से रूह कपा देने वाली मौत देंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीमार लाचार मरीजों को नया जीवन मिल सके, इसलिए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लगातार 36 घंटे से डॉक्टर निर्भया सेवा कर रही थी। बुरी तरीके से थककर चूर हो चुकी डॉक्टर हॉल में महज थकान मिटाने के लिए गई थी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 8-9 अगस्त की दरमियानी रात वो किसी भूखे भेड़िए का शिकार बन जाएगी। देश का ना तो ये पहला पैशाचिक हमला है और ना ही ये अंतिम है, पर इन वारदातों की वजह से देश की बेटियों का मनोबल जिस तरह से कमजोर हो रहा है, उनके भीतर जैसी दहशत समा रही है, सवाल उठता है कि उससे उन्हें कैसे निकाला जाए, उन माता पिता और परिजनों को कैसे भयमुक्त किया जा सके। आज पूरा देश सदमे में है, गुस्से से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, पर कल की तस्वीर अब तक धुंधली है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश के इतिहास में कई तारीख ऐसी है जिनका इतिहास काला है। इसमें 8 अगस्त 2024 और जुड़ गया है। इसी रात कोलकाता नगरी के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक और निर्भया का बेदर्दी से गला घोट दिया गया। उसकी आबरू को तार तार कर दिया गया। दरिंदगी ऐसी कि सुनने मात्र से कोई भी सिहर जाए, जिसे वह अबला सहती रही और आखिरकार थक कर हमेशा के लिए सो गई। ये उसकी अपनी चुनी हुई मौत नहीं थी, बल्कि हैवानों ने अपनी हवस बुझाने के बाद निर्दयता की साथ दी है, जिसके खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। इससे पहले साल 2012 में 16 दिसंबर की रात दिल्ली में एक निर्भया के साथ ऐसी ही दरिंदगी हुई थी। पूरे देश में तब भी ऐसा ही माहौल था। तारीखें बदलती रही, साल बदलते रहे, ना तो हैवानियत कम हुई और ना ही मासूम बेटियों के साथ अत्याचार कम हुआ, लेकिन देश में दहशत जरूर बढ़ रही है। जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी, उसकी दोनों आंखें बुरी तरह घायल थी। मुंह से रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई।
इसके बाद तो उस जूनियर डॉक्टर को वह वहशी नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उससे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घुट गया उससे इसका भी एहसास नहीं था। दिल्ली की निर्भया फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर थी और कोलकाता की जूनियर डॉक्टर आगे की पढ़ाई कर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना चाहती थी। लेकिन इन तीनों को ही हवस के भूखे भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया और ऐसी दर्दनाक मौत के हवाले कर दिया जिसकी चीख पूरे देश में गूंज रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों के लिए ऊंची उड़ान की कल्पना करते हैं, उनके साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सख्ती बरतने की वकालत करते हैं, बेरहम अपराधियों को सीधी फांसी की सिफारिश करते हैं, तो दूसरी तरफ देश में दरिंदों को बचाने के लिए साक्ष्यों से खेलने वालों की भी कमी नहीं है, जो कोलकाता मामले में स्पष्ट नजर आता है। हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। यह सच्चाई है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, जिस बेदर्दी से उसकी अस्मत पर हमला हुआ, जी नहीं भरा तो उसके शरीर के हर अंग पर हमला किया गया, मानो उसके साथ कोई दुश्मनी हो। यह थी उस संजय रॉय की हैवानियत जिससे पूरा देश शर्मसार है। तो इससे भी भयानक शर्मनाक बात तो यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने मामले को सुसाइड बता दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की। पुलिस को सख्ती से मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देने के बजाय मौकाए वारदात की जगह से सबूत मिटाने की छूट दे दी। जबकि आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त की रात जिस तरह की गंभीर वारदात हुई थी, उसने देश की उन तमाम बेटियों को झकझोर कर रख दिया है।
जो अपने परिवार के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश में लगी हुई है। उसकी भी जिस तरह की मौत हुई है, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, एक व्यक्ति को पकड़कर अंदर किया गया। इस पूरे केस में ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको ममता जी बचाना चाहती हैं। अब सीबीआई के पास है, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा और पता चलेगा कि किस चीज को वो छुपाना चाह रही थी। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मौमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया फिर रेप करते हैं, विरोध किया गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा। इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है, तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं? तो मैं बताती हूं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। भले ही जूनियर डॉक्टर के मामले में प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया हो, वह हार्डकोर पोर्न वीडियो देखने वाला था, वह धुत शराबी था, उसने 3 शादियां की, तीनों असफल रही। तमाम जानकारियां पुलिस ने सामने रख दी, पर सवाल ये है कि पुलिस जब तमाम बातों से वाकिफ थी, तब भी उसे वॉलेंटियर के तौर पर क्यों रखा गया था? क्यों उसे अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर आसानी से दाखिल होने की छूट दे रखी थी? ना तो पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे कोई सरोकार है, ना ही उस जूनियर डॉक्टर के परिजनों के प्रति किसी तरह की जवाबदेही सरकार निभाना चाह रही है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भले ही उनका बयान राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वास्तविकता से परे नहीं है। देखिए, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना, और बहुत दुखद भी है। और जिस तरह से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और राज्य के हेल्थ मंत्री भी हैं, और उसके बाद जिस तरह इस घटना की लिपापोती करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था, पुलिस को बचाने का काम किया जा रहा था, और अस्पताल में जो प्रिंसिपल थे आनंद फानन में उनका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह करना, तो निश्चित रूप से इस इतनी बड़ी घटना, विभत्स घटना, और उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर इस तरह का व्यवहार कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और एक महिला होने के नाते ऐसा लगता है कि बिल्कुल मानवता उनके अंदर नहीं है। और इस घटना की जितनी भी निंदा करें, जिस तरह से उन्होंने किया है उतना कम होगा। और उसके बाद वो किसके खिलाफ आखिर सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रही थी? खुद उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, न कि सड़क पर उतरकर वो किसके वो खुद के अगेंस्ट वो सड़क पर उतरकर कर रही थी। कितनी शर्मसार करने वाली बात है
कि स्टेट के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा दुष्कर्म एक महिला डॉक्टर के साथ होता है, वो डिटेल्स देके रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से कि वो जब मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं? और ये जो उनके रहते इतना ज्यादा बॉचअप हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इसकी उनकी और वेस्ट बंगाल के प्रशासन की जवाबदेही बनती है। यही डॉक्टर्स का आज के तारीख में पश्चिम बंगाल में यही डर है और इसीलिए पूरे भारत में भी इसको लेकर आंदोलन खड़ा हो गया है और विश्व में भी कई जगह पे ये लोग इसको लेकर बहुत दुख प्रकाश कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पे। देखिए, सब लोग अपनी जिंदगी में आंदोलन तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मन की भड़ास, अपनी मन के दुख शेयर तो कर सकते, वही किए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि पहले वो डॉक्टर की सुरक्षा की बंदोबस्त करे। देखिए, कमिश्नर, वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स, जो लोग पहले पुलिस ऑफिसर आए थे वो किसके ऊपर निर्देश पर वेट कर रहे थे? एफआईआर करने के लिए कितने देर तक वेट कर रहे थे, क्यों वेट कर रहे थे? जो लोग थाने में से बॉडी लेकर गए और शमशान घाट तक चले गए, पिता माता नहीं पहुंचे, शमशान घाट में बच्ची का दाह संस्कार हो गया, ये कौन सा न्याय है? ये इस देश में पहला निदर्शन है कि आप अपने बच्ची का शक्ल देख के, चेहरा देख के बता नहीं सकते हो कि ये उसके ऊपर रेप हुआ है। इतनी बुरी तरह से निशंस तरीके से उसको मारा गया है, आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद आप बोलते हो आत्महत्या हो गया, उसके बाद आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो, उसके बाद उसका एक पोस्टमार्टम कैसे भी करके उसको जलाने की कोशिश करते हो। इतना क्या जलाने की जल्दी है? क्यों दूसरा तीसरा पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना बड़ा अस्पताल में ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को पता नहीं चला, किसी को आवाज नहीं आई रात को? ऐसा तो नहीं कि उसको कोई नाक में कुछ क्लोरोफॉर्म डाल के या कुछ इंजेक्शन डाल के उसको थोड़ा सा मतलब वीक कर दिया गया था? क्या हुआ था? किसने बॉडी पहले देखा? कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की हुई दरिंदगी को लेकर स्थिति वास्तव में स्पष्ट नहीं है। क्या केवल संजय रॉय अकेले इस पूरे मामले का दोषी है या फिर संजय से पहले ही जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हो चुकी थी या फिर कई लोगों ने उस निर्भया को नोचा है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। इस हैवानियत को लेकर पूरा देश सुलग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की हर बेटी की आत्मा इस घिनौने वारदात से आहत है। हर बेटी के माता पिता इंसाफ की आस में बैठे हुए हैं। इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह की भी संवेदनाएं सामने आई हैं। जो अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से, उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत का करने वालों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहां के गवर्नर साहब से और भी बड़े अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। दरिंदगी की शिकार होने वाली बेटियों की मौत के बाद उनके माता पिता और परिजनों का क्या हाल होता है,
शब्दों से बयां कर पाना संभव नहीं है। यह भी सच्चाई है कि इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडंबना है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले राजनीति और रसूख ही चलता है। एक तरफ जहां ममता सरकार निर्ममता का परिचय दे रही है, राज्य की पुलिस साक्ष्य मिटाने में सहयोगी की भूमिका निभा रही है, तो जाहिर है कि इंसाफ के लिए सक्षम राजनीति भी जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सख्त सजा की वकालत की है। देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती, और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं, पर जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है, इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं, और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज़ इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।